Hello friends, I am Akash Ladda. Welcome to our channel Civil Engineering Academy for Polytechnic Engineering, MPSC GATE and all state level JEE exams. In Amravati, we are providing classes at Madhuprabha Complex, Garganagar, Amravati. And for any further admissions, please contact on the below number to register your seat. तो दोस्तों आज हम लोग PWD, WRD और जो भी स्टेट लेवल के जेई एग्ज़ाम्स हुए इन सारे एग्ज़ाम्स में जो प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे हुए उनके आज हम लोग एकदम सिंपल और कंसेप्चुअल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इस वीडियो के साथ में बने रहे आप लोग, पूरा देखिए इसे और चैनल से नए जुड़ रहे तो सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दो ताकि आपको हमारे सारे टेक्निकल अपडेट्स तुरंत सबसे पहले मिल सके। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 4 मीटर carrying central point load of 20 kN and UDL of 10 kN per meter is equal to। तो इस प्रॉब्लम में सिंपली सपोर्ट बीम के ऊपर आप लोगों को दो लोड लगाने हैं। एक लगाना है सेंट्रल पॉइंट लोड और एक लगाना है यूडीएल ओवर द एंटायर स्पैन और इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है आप लोगों को। ऑप्शंस दिए हैं 30, 10, 40 और 20। सबका यूनिट है किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ लिया आपने। अब देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखो सिंपली सपोर्ट बीम कंसीडर किया, उसके बाद में उसके ऊपर एक सेंट्रल पॉइंट लोड लगाया और एक यूडीएल लगाया। यूडीएल ओवर द एंटायर स्पैन है और अगर हम सिंपली सपोर्ट बीम के सेंट्रल पॉइंट लोड की केस कंसीडर करते हैं तो उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकलता है WL/4 से। और अगर अपन सिंपली सपोर्ट बीम विथ यूडीएल कंसीडर करते हैं ओवर द एंटायर स्पैन तो उसका मैक्सिमम बीम का फॉर्मूला होता है WL²/8। अब इसमें एक साथ में दोनों कंडीशन लगानी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों के फॉर्मूले को प्लस कर देना पड़ेगा। तो WL/4 ये फार्मूला सेंट्रल लोड का है और WL²/8 ये फार्मूला यूडीएल का है। अब W पुट किया 20, पॉइंट लोड स्पैन है 4 मीटर का अपॉन 4 प्लस यूडीएल है 10 × 4 स्क्वायर अपॉन 8। 4 कैंसिल हो गया, उधर 4 का स्क्वायर होता है 16 तो 8 2 हो जाएगा 16, इधर बचा 20 और उधर भी आंसर आ रहा है 10 × 2 20, मतलब 20 + 20 आ गया 40 किलो न्यूटन मीटर। तो ये अपना करेक्ट आंसर जो है इसके अंदर वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको सारे जो केसेस है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे लर्न करना पड़ेगा, तो आप लोग ज़रूर लर्न कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज द पॉइंट वेयर ऑप्शंस दिए है बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, शेयर फोर्स इज 0, बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पहली बात क्या होता है दोस्तों, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है जहाँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करता है उसे अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मतलब जहाँ बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। और यह क्वेश्चन पूना महानगर पालिका कॉरपोरेशन में पूछा है 2016 में। तो कौन सा क्वेश्चन कब पूछा है ये भी आपको दिख रहा है ब्रैकेट में, तो उसे भी आप नोट डाउन करके रखो दोस्तों ताकि आपको पता रहे कि कौन से क्वेश्चन कब पूछे हैं। ठीक है, अब देखो चौथा क्वेश्चन अपने सामने आ रहा है। In a fixed beam of span L subjected to a central point load W, the fixed moments and moment at mid span are। तो ये क्वेश्चन MPSC मेंस का है दोस्तों, 2017 में पूछा हुआ है। इसमें आपको फिक्स्ड मोमेंट बतानी है और जो मोमेंट रहेंगे मिड स्पैन के ऊपर फिक्स बीम के वो बतानी है। ऑप्शंस आपके सामने है WL/12, WL/6, WL/8, WL/8, WL/6, WL/12, नन ऑफ द अबव। ये पहला आंसर जो है वो फिक्स्ड मोमेंट का है और दूसरा ऑप्शन जो है वो मोमेंट एट मिड स्पैन का। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन। ये देखो फिक्स बीम निकाला है, उसके ऊपर सेंट्रल लोड दिखाया हुआ है। अगर मैं इस सेंट्रल लोड का पॉजिटिव BMD निकालूं, मतलब अगर इस फिक्स बीम को अगर अपन सिंपली सपोर्ट कंसिडर करते तो सिंपली सपोर्ट का क्या मिलता है, पॉजिटिव BMD मिलता है। तो पॉजिटिव BMD इस तरह से आएगा ट्रायंगुलर। और अगर इस फिक्स बीम के ऊपर सेंट्रल लोड है और इसका अपन निगेटिव BMD निकालते, निगेटिव BMD मतलब हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, और फिक्स बीम के अंदर हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट हमेशा फिक्स एंड पे ही फॉर्म होता है। तो निगेटिव BMD जो निकाला है वो ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर इस तरह से दिखेंगे आप लोगों को। तो सिंपली सपोर्ट पे अगर सेंट्रल लोड होता है तो उसका पॉजिटिव BM आता है WL/4 और अगर फिक्स बीम पे सेंट्रल लोड होता है तो उसके फिक्स्ड मोमेंट आते हैं WL/8। फिक्स्ड मोमेंट हमेशा नेगेटिव होते हैं दोस्तों, हॉगिंग शेप में होते हैं, इसलिए उसको माइनस में निकाला है। बाद में क्या किया, बाद में नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को क्या किया, पॉजिटिव के ऊपर ओवरलैप कर दिया। मतलब अपने को क्या मिलता, अपने को टोटल फिक्स बीम का डायग्राम मिलता। क्योंकि पहला डायग्राम जो है वो सिंपली सपोर्ट का है, सेकंड डायग्राम सिर्फ फिक्स का है।
तो इसमें अपन ने क्या किया, दोनों को एक में के ऊपर ओवरलैप कर दिया। तो देखो ओवरलैप करने के बाद में जो फिक्सेड मोमेंट है उसका आंसर तो वही रहने वाला है WL/8, मतलब फिक्सेड मोमेंट जो है वो WL/8 रहने वाली है। अब जो मिड स्पैन की मोमेंट है वो अपने को निकालनी है। तो टोटल मोमेंट जो निकाली थी पहले पॉजिटिव वो थी WL/4, उसके अंदर जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है निगेटिव वाला उसका आंसर WL/8 है। तो WL/4 में से WL/8 गया तो जो नेट बेंडिंग मोमेंट है वो आपको मिलेंगी मिड स्पैन की। तो देखो मैंने एरो दिखा के बताया हुआ है आपको, वहाँ पे जो टोटल पॉजिटिव है WL/4, उसके बाद में उसमें से माइनस किया WL/8, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8WL माइनस 4WL अपॉन 32, 4 1 4 4 8 32, मतलब इसका आंसर आ गया WL/8। तो दोस्तों इसमें फिक्सेड मोमेंट आपको मिल रही है WL/8 और जो मिड स्पैन की नेट बेंडिंग मोमेंट है वो भी आपको मिल रही है WL/8। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है अपना, जो इसमें ऑप्शन बी दिया है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये फिक्स बीम के सारे फॉर्मूले जितने भी केसेस है स्टैंडर्ड केस उसके सारे फॉर्मूले आप लर्न करके रखो, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। और ये क्वेश्चन तो MPSC मेंस में भी पूछा था, तो ऐसे क्वेश्चन MPSC मेंस में आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जिला परिषद 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, वेयर इज द बेंडिंग स्ट्रेस ऑन अ बीम सेक्शन इज 0। तो बेंडिंग स्ट्रेस 0 कहाँ होता है बीम सेक्शन पे, तो इस ऑप्शन दिया है टॉप फाइबर, डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बीम, बॉटम फाइबर, या फिर सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन का 0 होता है बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस हमेशा दोस्तों सेंटर पे 0 होता है, बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है वो हमेशा सेंटर पे 0 होता है। देखो आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, अभी डायग्राम आपके सामने आने वाली है, डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस सेंटर पे 0 कैसे आता है। आप कोई भी सेक्शन ले लो, रेक्टेंगल ले लो, ट्राइंगल ले लो, सर्कल ले लो, सबका बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इसी तरह का रहता है जैसा आपके सामने दिख रहा है, अभी ट्राइंगुलर शेप में रहता है। और अगर इसको देख रहे होंगे आप लोग तो जो टॉप और बॉटम एजेस है रेक्टेंगल की वहाँ आपको आंसर सबसे ज़्यादा दिखेगा, और जो न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस मतलब अपना सेंटर सेक्शन का सेंट्रोइड है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस हमेशा सेंटर से ही पास होती है, तो न्यूट्रल एक्सिस पे आपको बेंडिंग स्ट्रेस का आंसर 0 दिख रहा होगा। तो इसका आंसर जो है वो 0 है, बेंडिंग स्ट्रेस 0 का होता है दोस्तों एट न्यूट्रल एक्सिस, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है एट सेंट्रोइड। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन PWD 2018 में पूछा हुआ है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ बीम सेक्शन इज डिटरमाइंड बाय इट्स, वहाँ ऑफ चाहिए दोस्तों, द स्ट्रेंथ ऑफ अ बीम सेक्शन इज डिटरमाइंड बाय इट्स, आंसर ऑप्शन दिए है कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस, टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसके ऊपर जो अपना थ्योरी लेक्चर बताया था मैंने बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर, जो अपना सॉम का थ्योरी क्लास हुआ है उसमें अगर आपने देखा होगा तो वह बताया था मैंने कि जैसे जैसे आपका सेक्शन मॉडुलस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस के ऊपर ही आपका बीम का स्ट्रेंथ डिपेंड होता है। ठीक है, तो वो लेक्चर आप ज़रूर देख लेना। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन पुणे महानगर पालिका 2014 का है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। दोस्तों पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, अगर आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ते हो तो वो थ्योरम क्या बोलता है, अगर आपको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप कोई भी थर्ड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, और उस थर्ड एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बोलते हैं हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ऐसी कौन सी दो एक्सिस है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, तो वो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मतलब आप एक्स एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और वाई एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करते हो तो आपको जो थर्ड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है उसी को बोलते हैं हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, PWD 2016 में आया हुआ है। देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस इज नोन एज, ऑप्शंस आर स्टिफनेस, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, मशीनेबिलिटी। तो पहली बात तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो प्रॉपर्टी है नहीं मटेरियल का, तो फोर्थ ऑप्शन वैसे ही वैलिड नहीं है, तो आपको 3 में चेक करना है। डक्टिलिटी जो होता है उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होता है वो डिफॉर्मेशन को हम थिन वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो डक्टिलिटी भी एक प्रकार का प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं आता है। तो मेलेबिलिटी के अंदर भी हम जो डिफॉर्मेशन करते हैं वो एक प्रकार से हम थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं मटेरियल को रोल करके, तो मेलेबिलिटी भी इसके अंदर नहीं आता। तो बचा स्टिफनेस, तो ऐसा प्रॉपर्टी जो स्ट्रेस के अंदर डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर सकता वो स्टिफनेस है, क्योंकि आपका मटेरियल कितना स्टिफ है
ये आपको तभी समझता जब उसके ऊपर जो डिफॉर्मेशन लगाते हम लोग वो अगर उसका अंदर का स्ट्रेस सस्टेन कर सकता तो ही वो मटेरियल को स्टिफ बोला जाता। तो इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट वो है स्टिफनेस। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। अब ये क्वेश्चन देखो, द लॉस ऑफ स्ट्रेस विथ टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेन इज कॉल्ड। तो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से लोग इसका आंसर क्रीप ही बोलेंगे। आपने सोचा होगा मन में, आपने तो क्रीप सोचा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रीप में बॉडी परमानेंट डिफॉर्म होता विद द पासेज ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ बोला है लॉस ऑफ स्ट्रेस। तो जब स्ट्रेस का लॉस होता विद द पासेज ऑफ टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेन, उसे बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन। लॉस ऑफ स्ट्रेस विद द पासेज ऑफ टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेन इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है रिलैक्सेशन। तो प्लीज़ आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ shear modulus to modulus of elasticity for a Poisson's ratio of 0.4 will be। तो G अपॉन E का रेशो बताना है। shear modulus मतलब G, modulus of elasticity मतलब E। म्यू दिया है 0.4, ऑप्शन है 5/7, 5/14, 7/5, 14/5। तो ये ऑप्शन सारे फ्रैक्शन में है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कैल्सी का हेल्प लगता है, लेकिन आपको बगैर कैल्सी का सॉल्व करना है। तो आपको देखो इसका सोल्यूशन मैंने बताया है आप लोगों को, इसका सोल्यूशन है अपने पास में। तो इसमें आपको G अपॉन E का रेशो निकालना है और म्यू दिया है 0.4। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन दिखा है। अगर ये E और G का या G और E का रेशो निकालना है तो ऑब्वियस है कि अपने को E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू का इक्वेशन लगाना पड़ेगा। वहाँ मैंने E डाल दिया, G डाल दिया और म्यू पुट कर दिया 0.4। अब E इज इक्वल टू 1 प्लस 0.4 होता है 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, हो गया 2.8 इंटू G। उसके बाद में 2.8 को उधर लेके आ गए और E को उधर भेज दिया। 2.8 को लेके आ गए अपन अपने लेफ्ट हैंड साइड में और E को भेज दिया राइट हैंड साइड में। तो 1/2.8 इज इक्वल टू G अपॉन E। यहाँ से G अपॉन E का आंसर आ गया 5/14। 1/2.8 का मीनिंग अगर अपन उसको सॉल्व करते तो अपने को मिलता है 5/14। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आपको अपने थ्योरी लेक्चर्स देखना होगा, आपने अभी तक नहीं देखे होंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, तो आप लोग वहाँ जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। वो लिंक कॉपी कर लो और आप लोग उस लिंक का यूज़ करके सारे थ्योरी लेक्चर्स जो है सॉम के वो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ़ अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ अ स्पेसिमन इज 20 यूनिट्स एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 4, देन वर्किंग स्ट्रेस वुड बी। अगर कोई स्पेसिमन का अल्टीमेट स्ट्रेस कुछ तो भी 20 है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 है, तो वर्किंग स्ट्रेस कितना आएगा? आंसर ऑप्शन दिया है 5 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, 80 यूनिट्स एंड 20 यूनिट्स। तो इसमें आपको यूनिट्स में दिया है, मतलब कोई यूनिट दिया नहीं है, आपको जो आंसर निकालना है वो यूनिट्स के फॉर्म में निकालना है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या रहता है। तो देखो इसका सोल्यूशन भी आपके सामने आ रहा होगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। अब अगर मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी पुट कर दिया 4, अल्टीमेट पुट कर दिया 20 और वर्किंग स्ट्रेस निकालना है, तो वर्किंग स्ट्रेस निकालने के लिए सिंपली अपन 20/4 किया, तो ये आ गया 5 यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन सिर्फ इसमें आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन PWD 2016 का क्वेश्चन है। द CG ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन लाइज ऑन इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री एट हाइट ऑफ। तो इसमें आपको कोन का CG कितने डिस्टेंस पे आता है वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन है h/2, h/4, h/3 और h/5। ठीक है, तो इसमें आपको देखो मैंने सॉल्व करके दिया है, एक सर्कुलर कोन निकाला है मैंने और उसका जो CG है वो कितने डिस्टेंस पे आता है वो बताया हुआ है। तो देखो इसका सॉल्यूशन आपके सामने आ रहा है। कोन निकाला है, कोन का डायमीटर है d और कोन की हाइट है सपोज h, और इस राइट सर्कुलर कोन का जो सेंटर है वो हमेशा कितने डिस्टेंस पे आता है? h/4 पे आता है। अगर आप कोन का CG निकालते हो विथ बेस, अगर आपको बेस से निकालना है, बेस से पूछा है तो h/4, अगर आपको वर्टेक्स से निकालना है, ऊपर से निकालना है तो h - h/4 करना पड़ेगा, तो वो 3h/4 आएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं अपने पास में 3h/4, तो इसलिए इसमें अपने को बेस से ही निकालना पड़ेगा। तो बेस से इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है h/4। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाउन प्लानिंग 2018 क्वेश्चन है ये।
The center of solid hemisphere with radius r lies on the central radius at a distance of 3r/4 from plane base, 8r/3 from plane base, 3r/8 from plane base या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको हेमिस्फीयर का सेंटर निकालना है। हेमिस्फीयर का जो सेंटर है वो कितने डिस्टेंस पे आता है। इसमें सारे ऑप्शन 3r/, के फॉर्म में है, तो इसमें ऑब्वियसली एक्स बार तो निकालना नहीं है, वाई बार ही निकालना है, क्योंकि एक्स बार तो सिंपली रेडियस डायमीटर का हाफ ही आता। तो इसमें आपको वाई बार ही पूछा है। देखो सेमी सर्कल निकाला हुआ है, एक सेमी सर्कल का डायमीटर डी बताया हुआ है। अगर इसका आप एक्स बार निकालते हो तो एक्स बार तो सिंपली क्या आता है, डायमीटर का हाफ आएगा। तो वैसा तो ऑप्शन अपने पास में है नहीं, तो अपने को सिंपली वाई बार ही निकालना पड़ेगा। और अगर अपन सेमी सर्कल का वाई बार निकालते हैं तो वो आता है 3r/8 फ्रॉम बेस। अपने को पूछा है फ्रॉम प्लेन बेस, तो बेस से निकालना है तो 3r/8 ही आने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो दिए हुए नंबर पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन पुणे महानगर कॉरपोरेशन में आया हुआ है, 2014 में आया हुआ है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ स्ट्रेस इन अ सीलिंग फैन रॉड? बेंडिंग, कॉम्प्रेसिव, टेंसाइल, शियर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सीलिंग फैन रॉड के अंदर कौन सा स्ट्रेस फॉर्म होता है? देखो दोस्तों, सीलिंग फैन रॉड में हमेशा दो मेंबर आपस में एक में के ऊपर स्लाइड करते रहते। वो होता है, एक प्रोपेलर होता है और उसके अंदर एक मिक्सर होता है। तो प्रोपेलर और मिक्सर के अंदर हमेशा फ्रिक्शन फॉर्म होता है, और फ्रिक्शन के कारण उसमें हमेशा जो स्ट्रेस फॉर्म होता है वो होता है शियर स्ट्रेस। तो सीलिंग फैन रॉड में हमेशा शियर स्ट्रेस ही प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द प्रोपेलर एंड मिक्सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन PWD 18 का है। फॉर अ सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर D सब्जेक्टेड टू टॉर्क T, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इज। तो एक सर्कुलर शाफ्ट का सपोज डायमीटर D है और उस पर एक टॉर्क आ रहा T, तो उसका शियर स्ट्रेस क्या रहेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस देख लो आप लोग। 64/πd3, 32t/πd3, 16t/πd3, 8t/πd3। तो इसको भी सॉल्व किया है, इसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं अभी। देखो टॉर्शनल इक्वेशन क्या होता है? टॉर्शनल इक्वेशन होता है T/IP = Fs/r = gθ/L। अब इसमें जैसे कि G मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और थीटा मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये दोनों दिए हुए नहीं है, तो इस टर्म को अपन निग्लेक्ट कर देंगे। तो सिंपली इक्वेशन क्या हो गया, T/IP = Fs/r। अब यहाँ मैंने IP निकाल लिया पहले, जैसे कि अभी डिस्कस किया था अपन ने। IP का मीनिंग क्या होता है? पोलर MI। क्या होता है? IXX + IYY। तो सर्कुलर सेक्शन का IXX होता है π/64 d⁴ प्लस IYY उतने होता है π/64 d⁴। दोनों का सम कर दिया, वो हो गया π/32 × d⁴। अब शियर स्ट्रेस निकालना है, मतलब FS निकालना है। FS का मीनिंग होता है शियर स्ट्रेस, T का मीनिंग होता है टॉर्क, R मतलब रेडियस, IP मतलब पोलर MI। FS निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, T × R/IP करो। T × R मतलब क्या होता है? सिंपली डायमीटर का हाफ, D/2 कर दो उसको, अपॉन IP π/32 × d⁴। अब देखो 2 1 ज़ा 2 और 2 16 ज़ा 32, नीचे आ गया 16, 2 कैंसिल हो गया, और उसमें से एक D कैंसिल हो गया, ऊपर D है, नीचे d⁴ है, एक D कैंसिल हो गया वहाँ से, तो यहाँ नीचे बचा d³। और जो नीचे 16 बचा है वो 16 को सिंपली ऊपर ट्रांसमिट कर दिया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया ऊपर न्यूमरेटर में, तो ऊपर आ गया 16 × T और नीचे रह गया अपने पास में πd³। तो ऑप्शन सी ये है 16t/πd3 जो करेक्ट है। तो ये अपन इजीली सॉल्व कर पाए, इसको आपको मैंने सिंपल एक्सप्लेन कर दिया ये क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, टॉर्शनल इक्वेशन ध्यान में रखना क्या रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है MPSC मेंस 2013 में आया हुआ। व्हाट डज मोमेंट एरिया मेथड फाइंड? मोमेंट एरिया मेथड क्या फाइंड करता है दोस्तों? तो आपने को मैंने बताया था ढाई लेक्चर में कि डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, डिफ्लेक्शन निकालने के अपने पास में 3 मेथड होते हैं। एक होती है मैकॉलिस मेथड, एक होती है मोमेंट एरिया मेथड और एक होती है कॉन्जुगेट बीम मेथड। तो बाकी कोई भी जो ऑप्शन इसके अंदर है वो निकालने के लिए हम लोग कभी मोमेंट एरिया मेथड का यूज़ नहीं करते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम लोग मोमेंट एरिया मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन MPSC मेंस 2013 में नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन PWD 2018 में पूछा हुआ है। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड W
at center and length L and flexural rigidity is EI। तो W लोड रखा हुआ है, लेंथ L है और EI जो है वो फ्लेक्चरल रिजिडिटी है। इसका ऑप्शन है WL क्यूब बाय 48 EI, WL स्क्वायर बाय 48 EI, WL स्क्वायर बाय 24 EI, WL क्यूब टू द पावर 4 बाय 48 EI। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है WL क्यूब बाय 48 EI। ये स्टैंडर्ड केस है जिसको आप सॉल्व कर सकते, इसका आंसर आपको मिलेगा WL क्यूब बाय 48 EI, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये क्वेश्चन है PWD 2018 में पूछा हुआ और ZP 2013 में पूछा हुआ। यूलर्स फार्मूला होल्ड्स गुड ओनली फॉर, यूलर्स फार्मूला हम सिर्फ किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? शॉर्ट कॉलम के लिए, लॉन्ग कॉलम के लिए, या फिर दोनों के लिए, या फिर वीक कॉलम के लिए। तो यूलर्स फार्मूला हम बेसिकली सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि यूलर्स लॉन्ग कॉलम जो होते हैं लॉन्ग कॉलम बकलिंग से फिल होते हैं और यूलर्स फार्मूला अपने को बकलिंग लोड देता है, इसीलिए यूलर्स फार्मूला सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए ही एप्लीकेबल होता है दोस्तों। तो इसका आंसर है लॉन्ग कॉलम, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आई होप आपने पूरा देखा होगा। तो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हो तो आप कमेंट करके पूछो, व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर